पहले भाग में हमने एंग्लो कर्नाटिक वॉर को पढ़ा, एंग्लो कर्नाटिक वॉर के महत्व को पढ़ा, उसके कारणों को पढ़ा और उसके आधुनिक भारत के इतिहास में भूमिका को पढ़ा। एंग्लो कर्नाटिक वॉर खत्म होने के बाद जब यह सिद्ध हो गया कि ब्रिटिश भारत के असली हकदार हैं, स्वामी तो अभी नहीं कहना उचित नहीं होगा, हकदार, तो एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के बाद उनका अगला निशाना बना बंगाल। बंगाल में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब बंगाल उनका निशाना क्यों बना? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, बंगाल पर ब्रिटिशों का कब्जा। बंगाल भारत का कुबेर। किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी की शुरुआत में। कुबेर मतलब अकूत संपत्ति, धन। क्यों बंगाल भारत का कुबेर? पहला रीजन, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ बंगाल, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बंगाल का मलमल आज भी प्रसिद्ध है, तो उपजाऊ जमीन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और तीसरा रीजन, प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन लैंड यानी इंडो चाइना को स्वर्ण भूमि कहते थे। इंडो चाइना में कौन कौन सी कंट्री आती है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। और यहां से इंडो चाइना से सिल्क और मसाला बंगाल के अंदर आता था। इसलिए दिल्ली की गद्दी पे जो भी बैठता था उसके दो टारगेट तुरंत रहते थे, एक बंगाल एक गुजरात। ये तीन रीजन की वजह से बंगाल भारत का कुबेर था, अकूत संपत्ति का क्षेत्र। और 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहां? हुगली में। 1651 में बंगाल में इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली हुगली में। और जिस साल इन्होंने फैक्ट्री खोली उसी साल बंगाल का गवर्नर कौन था? शूजा गवर्नर था बंगाल का। 1651 में 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली बंगाल में, हुगली में। और 1651 में बंगाल का गवर्नर शूजा, शाहजहां का बेटा। और इसकी बेटी को बचाया डॉक्टर बाउटन ने। डॉक्टर बाउटन एपिसोड। इसकी बेटी को मलेरिया हो गया था। किसकी बेटी को? शूजा की बेटी को मलेरिया हो गया था। इसकी बेटी को बचाया डॉक्टर बाउटन ने पेंसिलिन के द्वारा। राजा महाराजा ना, आपने गवर्नर की बेटी को बचाया। तो रिवॉर्ड के रूप में उसने क्या किया? शूजा ने इनको एक गिफ्ट दिया कि पे ₹3000 पर ईयर एंड डू द ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। सिर्फ 3000 रुपए दो सालाना और बंगाल में व्यापार करो। यह पहला तोहफा इनको दिया शूजा ने 1651 में कि 3000 रुपया, बस 3000 रुपया दो और व्यापार करो। और व्यापारी अगर राजनीति का सहारा पा जाए, सारे व्यापारी, पॉलिटिक्स द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, राजनीति अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है। और व्यापारी हमेशा चाहता है कि राजनीति उसके पक्ष में रहे, उसके समर्थन में रहे, उसे छूट मिल सके। और यहां पे पहला संबंध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और बंगाल की राजनीति का। 1698 में एक दूसरी घटना घटी। आज़िमुश-शान ये गवर्नर था बंगाल का, और इसने इनकी पर्सनल सर्विसेज से खुश होकर, पर्सनल सर्विसेज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पर्सनल सर्विसेज से खुश होकर इसने क्या किया? इनको जमींदारी दे दी 3 गांव की। कौन कौन सा गांव? कालीकट, सुतनाती और गोविंदपुर। इन 3 गांव की जमींदारी दे दी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बार इन्होंने करीब से भारत के गांवों की समृद्धि देखी। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर बना क्या? कलकत्ता। 1717 में, अब यहां से कहानी शुरू हो रही बंगाल। 1717 में मुगल एम्परर फारुखसियार, मुगल बादशाह, इसने भी डॉक्टर फ्रैंकलिन की सर्विसेज से खुश होकर, डॉक्टर फ्रैंकलिन एपिसोड। ये कौन है डॉक्टर फ्रैंकलिन? इसको एसटीडी था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो फ्रैंकलिन ने इसको ठीक किया। तो जब फ्रैंकलिन ने इसको ठीक किया तो इसने कंपनी को कहा, 2 गिफ्ट दिए। पहला कि पुराने सारे गिफ्ट, ओल्ड गिफ्ट्स विल बी मेंटेन्ड,
जो तुमको पुराने गिफ्ट मिले वो सब बरकरार रहेंगे, जमींदारी जो मिली वो बरकरार रहेगी। इसने एक नया गिफ्ट दिया इनको, और ये नया गिफ्ट था दस्तक। और इसी गिफ्ट ने कंपनी और बंगाल नवाब के बीच झगड़े की शुरुआत की। नोट करके लिखो, दस्तक यानी पास, और यही नोट करके लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसी गिफ्ट ने बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की शुरुआत की, क्वेश्चन मार्क लगाओ। दस्तक मतलब पास। अब ये डायग्राम बना लो तो और मामला क्लियर हो जाएगा। दस्तक किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आप डीएम है, आपका नाम है डॉली साहू। जमताड़ा देखी ना, उसमें लेडी आईपीएस से बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इस लेडी ने, डॉली साहू ने। छोटे छोटे कलाकार हैं लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिंग की। डॉली साहू, आप आईपीएस है, आपका नाम है डॉली साहू, और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कार्ड दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिला है, और डॉली साहू आईपीएस है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना आई कार्ड दिया है। किस लिए दिया है? कि जब भी आप टॉल वॉल से गुजरे, क्योंकि आप हमारी सरकार के अधिकारी हैं, तो आप अपना आई कार्ड दिखा दें। डॉली साहू आईपीएस एसएसपी जमताड़ा। तो वही दस्तक इनको मिला था कि साहब ये दस्तक आपको दिया जा रहा है, किसके लिए? कंपनी के गुड्स के लिए। किसके गुड्स के लिए? कंपनी के गुड्स। कंपनी कि कंपनी के जो उत्पाद हैं वो दस्तक पास दिखाकर बिना टैक्स पे किए हुए पूरे प्रांत में चल सकते हैं। दस्तक यानी पास। लेकिन ये था सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी के उत्पादों के लिए। ये डॉली साहू जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई कार्ड किसके लिए दिया है? एसपी को दिया है, इनको दिया है। इन्होंने क्या किया? इस पास को अपनी फैमिली को दे दिया, फिर अपने नेबर्स को दे दिया, फिर अपने रिलेटिव्स को दे दिया, फिर स्कूल फ्रेंड्स को दे दिया, तो स्टेट ट्रेजरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यह दस्तक जो पास दिया गया था वो कंपनी के उत्पादों के लिए दिया गया था, कंपनी गुड्स के लिए। इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दस्तक को कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपने निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे मैं कंपनी का अधिकारी हूं या कंपनी का एम्प्लॉय हूं, और मैं लंदन से आया, 10 बोतल शराब लेता आया, यूरोप शराब के लिए फेमस है, उसको बेच दिया हिंदुस्तान में, ये मेरा प्राइवेट ट्रेड हुआ। ये दस्तक किसको मिला था? कंपनी के गुड्स के लिए। कंपनी के एम्प्लॉयों ने क्या किया? अपने प्राइवेट निजी व्यापार में इस्तेमाल करना शुरू किया, और सिर्फ अपने निजी व्यापार में नहीं, अपने भारतीय दोस्तों को भी देना शुरू किया। भारतीय दोस्तों को भी देना शुरू किया। किसको नुकसान हुआ? बंगाल नवाब को। किसको नुकसान हुआ? बंगाल नवाब को। लेकिन शुरुआत के जो नवाब थे, जैसे मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन लोगों ने स्थिति को संभाल रखा था। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन लोगों ने मौके को संभाल रखा था, इन लोगों ने परिस्थिति को संभाल रखा था। अली वर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना किससे की? यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से। तो मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ये इस मामले को संभाल लिए। लेकिन अली वर्दी खान के बाद जो आदमी नवाब बना, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 to 57। जैसे ये व्यक्ति गद्दी पर आया, सिराजुद्दौला 1756 से 57, सिराजुद्दौला, वैसे ही परिस्थितियां बदल गई। कैसे? शिराज के आने से कैसे परिस्थितियां बदल गई? यंग, युवा नवाब, डायनेमिक, एम्बिशियस, बट लेकिन अधीरता का शिकार, इंपेशंस का शिकार, एंगर का शिकार, और अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब सिराजुद्दौला युवा, डायनेमिक, एम्बिशियस, लेकिन अधीरता, जल्दबाजी, एंगर, गुस्सा। जिसके पास गुस्सा है उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम हुसैन
जिसके पास भी क्रोध है उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। शिराज, एक तो शिराज की व्यक्तिगत कमियां, व्यक्तिगत। दूसरा, उसके प्रतिद्वंदी शौकत जंग और घसीटी बेगम। अब ये नाम क्यों पड़ा ये मुझे नहीं पता, कुछ उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक रीजन रहे होंगे। शौकत जंग और घसीटी बेगम। और यही तो अंग्रेजों को चाहिए कि प्रतिद्वंदी। हैदराबाद में तो उन्होंने यही किया, कर्नाटक में यही किया, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन की लड़ाई का फायदा उठाया। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम को लगा कि हमारे भाई लोग मद्रास में खेल रहे हैं और बड़ा मजा ले रहे हैं, तो हम भी दोनों को लड़ाएं और एक को अपना प्यादा बैठाकर और हम भी वही फार्मूला लगाएं किंग मेकर वाला, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक लाभ लो। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था रोजर ड्रेक, इसने नवाब के परमिशन के बिना किलेबंदी शुरू कर दी। अब मैं आपके मकान में किराएदार हूं और आपके परमिशन के बिना आपकी छत पर एक कमरा बनवाने लगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा? आप निकाल के भगा देंगे हमको कि तुम कौन हो, तुम्हें हमारे छत पे कमरा बनाने वाले? फ्रांसीसियों ने तुरंत कहा कि सरकार, आपकी सॉवर्निटी, संप्रभुता। सर आपसे दूसरा जो किराएदार था, सरकार आप मालिक है मकान के और आपसे पूछे बिना। शिराज ने कहा अरे हाँ, हमसे पूछे बिना कैसे बना रहे हो, काम तो बनाएंगे। शिराज ने हमला कर दिया फोर्ट विलियम पर। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। कंपनी की अभी इतनी औकात नहीं थी कि बंगाल के नवाब से टक्कर ले ले। शिराज ने हमला किया, रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। रोजर ड्रेक अपने साथियों के साथ भागे और भागकर एक आइलैंड है फुल्टा, वहीं पे इन्होंने शरण ली। एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। शिराज ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और फोर्ट विलियम का चार्ज दिया मानिक चंद को, एक सिविल अफसर को। सिविल बस ये गलती कर दी जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, जो गलती राणा सांगा ने की, वही गलती शिराज ने कर। जब फोर्ट विलियम जीत ही लिए थे तो वहां पे अपनी मिलिट्री लगा देते, सिविलियन अधिकारी। एक्चुअली इस देश के राजा महाराजा इन व्यापारियों का मंशा नहीं समझ पाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान को लगा कि महमूद गजनी आया, लूटा चला गया, उसके बाद लोग आए, लूटे चले गए, ऐसे मोहम्मद गौरी भी लूटेगा। मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, वो विस्तारवादी था। ये चौहान साहब को समझ में बात नहीं आई, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। राणा सांगा को लगा कि तैमूर आया, भारत लूटा चला गया, ये भी उसी खानदान के, ये भी लूटेगा चला जाएगा। तैमूर लुटेरा था, बाबर विस्तारवादी था। विस्तारवादी भी नहीं, बाबर भिखमंगा, उसके पास कोई जगह ही नहीं थी, वो अपना सत्ता बनाने के प्रयास में था। ऐसी ये कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं थी, ये मात्र व्यापारी नहीं थी। इस बात का एहसास भारतीय राजाओं को नहीं था। एक आदमी को था, उस पर चर्चा करूंगा, टीपू सुल्तान। शिराज ने कब्जा कर लिया फोर्ट विलियम पर। चार्ज किसको दे दिया? एक सिविल अधिकारी को, मानिक चंद। इतना महत्वपूर्ण मसला, इतना इंपॉर्टेंट मैटर, इतनी क्रूशियल जगह आपने जीत लिया, अब अपने चार्ज में, अपने मिलिट्री कंट्रोल में ले लेते। लेकिन शिराज ने वही गलती की जो पृथ्वीराज चौहान ने की, जो राणा सांगा ने की। ये सामने वाले का की मंशा समझ नहीं पाए। रोजर ड्रेक और कंपनी ने साउथ में गुहार लगाई, अंकल अंकल वी हैव बीन बीटन, हमको मारा गया है। क्लाइव पहले मैच में शतक मार ही चुका था कर्नाटक में। तुरंत चेन्नई की कमांड ने क्लाइव को कहा कि गवर्नर, क्लर्क से गवर्नर। और 1756 में इस बैकग्राउंड में 1756 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर बंगाल पहुंचा। क्या सीन रही होगी। 1756 सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर, दो पर्सनालिटी आमने सामने। अब पता करना इसमें से कौन सी तुम्हारी है, स्मार्ट, मैच्योर एंड मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, इम्पेशेंट, एंगर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तुम अपना असेसमेंट कर लो, तुम्हारे पास क्या है। और क्लाइव ने आते जो कदम उठाए, वाह वाह, समझो। जैसे ही गवर्नर बनकर पहुंचा, पहला काम इसने क्या किया? मानिक चंद को ब्राइब दे दिया। मानिक चंद सिविलियन अधिकारी है, मानिक चंद को ब्राइब दिया, ब्राइब, घूस,
मिलिट्री अधिकारी होता तो लड़ना पड़ता, सिविल अधिकारी, उसको ब्राइब दे दिया, ये लो, और फोर्ट विलियम वापस ले लिया। ये पहली उपलब्धि, बिना किसी बवाल झगड़े के फोर्ट विलियम वापस ले लिया। पहुंचते ही पहला कांड किया, मानिकचंद को ब्राइब दिया, फोर्ट विलियम वापस ले लिया। बढ़िया खिलाड़ी है। दूसरा काम, विभीषणों को बुलाया। एक विभीषण ने रावण का विनाश कर दिया। एक बंगाल में तमाम विभीषण, विभीषण यानी ट्रेटर। कौन विभीषण? मीर जाफर। कौन विभीषण? जगत सेठ। कौन विभीषण? खादिम खान। कौन विभीषण? ओमीचंद। इसके बाद एटसेट्रा। एक विभीषण ने रावण का विनाश करवा दिया था। यहां देखो लाइन से विभीषण बैठे, सबको बुलवाया उसने। हाँ भाई, क्या जाफर साहब क्या चाहिए? वे बोले साहब हमको नवाब बनना है साहब। हाँ बोले बनाएंगे ना तुमको नवाब। और जगत सेठ बोले साहब ट्रेड सुविधा थोड़ा सा मिलता, जियो का सिम थोड़ा ज्यादा बिकता तो थोड़ा अच्छा होगा। अरे बोले एकदम बेचेंगे, जियो का सिम बेचेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? खादिम खान तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब हमको सेनापति बनना। बोला तलवार पकड़ लेते? जी साहब पकड़ लेते। अच्छा ठीक है, तुमको तो ओमीचंद से बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब 20 लाख रुपया मिल जाए। और बोले बस, इन भिखमंगों ने। इससे क्या सीख मिलती है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण निकाल लो, लड़ाई आसान हो जाएगी। पहला कदम दिया, मानिकचंद को घूस दिया, फोर्ट विलियम वापस लिया। दूसरा, विभीषणों को अपने पक्ष में किया। और तीसरा, एक और कांड कर दिया, दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे बदनाम करो, उसका सामाजिक आधार खत्म कर दो। हर्षद मेहता मूवी में कहता नहीं, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। ये राजनीति का नियम है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले, ये नियम है राजनीति का, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो यही फॉर्मूला क्लाइव ने लगाया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कहानी बनाई। इस कहानी को लिखा किसने? इस कहानी को सिर्फ एक आदमी ने लिखा है, हॉलवेल ने। इसको बाद में गवर्नर बना दिया बंगाल का। सियारुल मुख्तकारीन जो उस समय की किताब है उसमें चर्चा ही नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी। भाई जब कंपनी तो ट्रेड करने गई है ना इंडिया, वो बंगाल के राजा से क्यों लड़ेगी? पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा कि तुम ट्रेड करने गए थे कि तुम वहां युद्ध कर रहे थे? तो जवाब देना पड़ेगा ना ब्रिटेन की जनता को, यूरोप की जनता को, कि युद्ध क्यों किया। तो ये कि साहब 143 लोग को साहब एक कमरे में, बहुत जालिम था साहब, शैतान था साहब, बहुत परेशान करता था साहब लोगों को, बच्चों बूढ़ों को मार डाला साहब। और जब उसकी स्थिति क्लाइव की मजबूत हो गई तो चौथा कदम उठाया, चंदरनगर पर हमला। अब इसे लड़ाई छेड़नी थी तो चंदरनगर अब इसे झगड़ा करना था, और दुनिया में सबसे आसान काम है झगड़ा करना। तो चंदरनगर में जो फ्रेंच कॉलोनी थी, इसने उस पर हमला कर दिया। चंदरनगर क्या है? चंदरनगर पर हमला। ये क्या है? फ्रांसीसी सेटलमेंट है, फ्रेंच सेटलमेंट है। अब हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रधान जी के यहाँ, पंचायत सीरीज। हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रहलाद जी के घर में, और मैं प्रहलाद चा से कह रहा हूं कि मकान खाली करो। तो मैं कौन? मैं भी तो किराएदार हूं। एक किराएदार दूसरे किराएदार पर हमला कैसे कर सकता है? दिस वॉज अगेन अटैक ऑन द सोवर्निटी ऑफ नवाब। नवाब की संप्रभुता पे फिर हमला, और इसका परिणाम रहा बैटल ऑफ प्लासी 1757, भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध नहीं था, बिट्रायल था, विश्वासघात। युद्ध नहीं था, प्लासी युद्ध नहीं था। कैसे बिट्रायल है? युद्ध शुरू हुआ, वो मीर मदान और मोहन दो लोग शिराज की तरफ से कायदे से लड़ रहे थे, उनको मार के गिरा दिया। मीर मदन और मीर मोहन को छोड़कर ज्यादातर कमांडर, इन दोनों को छोड़कर ज्यादातर कमांडर कंपनी से मिले हुए थे। मीर जाफर को कंपनी का जैकॉल कहा गया, सारा खेल इसने सेट किया। मीर जाफर सेनापति था उसका शिराज का। ये लोग सब क्लाइव के साथ थे, इन्होंने कंपनी की सेना को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर मीर जाफर ने आकर क्लाइव इससे कहा शिराज से, अब देखो अनुभव की कमी, मीर जाफर ने आकर शिराज से कहा कि सरकार आपकी जीवन खतरे में है, मैं संभाल लूं, अब जाइए। और चेस के गेम में और मोनार्की में कीमती कौन? राजा। शतरंज के गेम से अगर तुम राजा हटा दो, खेल खत्म। शतरंज के खेल से अगर तुम राजा को हटा दो, खेल खत्म। सिराज के पास अनुभव की कमी थी और उसने मैदान छोड़ दिया। राजा के बगैर कितना लड़ेंगे सिपाही? ये एक युद्ध नहीं था, ये एक झगड़ा था, स्कर्मिश। अरे युद्ध में कहीं 500-600 लोग मरते हैं। और मीरन ने, जाफर का बेटा, इसने धोखे से शिराज की हत्या की और क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया। बड़े सारे प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि बंगाल के बैंकरों ने और मीर जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया।
बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहां लिख लीजिए, अति इंपॉर्टेंट। मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया, बस यहीं से भारत की तकदीर बदली। देश का सबसे धनी प्रांत कंपनी के हाथ में आ गया। अब तो पैसे की कमी थी ही नहीं, देश का सबसे धनी प्रांत। साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? धन। मीर जाफर बैठा गद्दी पर, 2,40,000 खूब धन दिया, खूब धन की बौछार कर दी कंपनी पर। साउथ की लड़ाई में 5 लाख रुपया देने का वादा किया, 2,30,000 तो क्लाइव को दिया। 24 परगनों की जमींदारी दे दी, 24 परगनों की जमींदारी, 2,34,000 पाउंड क्लाइव को, पाउंड 2,34,000 पाउंड क्लाइव को, 50 लाख रुपया कंपनी की सेना को, 24 परगनों की जिम्मेदारी। अंग्रेज मीर जाफर से डेली पैसा मांगने आते थे, डेली 10 रुपया 2 सिगरेट लेना है। अब मीर जाफर कुबेर थोड़ी है। 1760 में मीर जाफर ने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब पैसा नहीं है। बोले पैसा नहीं, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, पैसा नहीं है, नीचे उतर। बोले आप कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, सरकार। हाँ बोले आजा आजा। और 1760 में मीर कासिम बंगाल का राजा बना। लेकिन मीर कासिम बंगाल का सद्दाम हुसैन बन गया। बस यहीं से खेल बिगड़ गया। यही मीर कासिम का गुनाह था कि वो राजा बनना चाहता था। 1 घंटे का मैटर है, कल पूरा कर देंगे, फिर अगले संडे को लेंगे। जय हिंद।